और अब आपको बताती हूँ दूसरी खबर के बारे में। खबर यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से फीस वसूलने पर ईरान अड़ा हुआ है। ईरान ओमान के बीच में मैरीटाइम सर्विस फीस वसूलने पर सहमति बन गई है और ओमान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रशासन पर यह सहमति बनी है। ईरान ने यह दावा कर दिया है वैश्विक समुद्री व्यापार की लागत बढ़ सकती है। सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि हॉर्मुज अब से ईरान का है। ईरान ने जो कभी अंतर्राष्ट्रीय रूट हुआ करता था, सबके लिए फ्री हुआ करता था, उस रूट पर अपना दावा अधिकार कर दिया है कि ये जगह हमारी है, हमसे जुड़ी हुई है और यहां से गुजरने वाले हर एक जहाज से फीस वसूले जाएगी। और इसके लिए बाकायदा ओमान से भी बातचीत हुई है, क्योंकि ओमान के हिस्से में भी हॉर्मुज का कुछ हिस्सा है। ओमान के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रशासन पर सहमति बन गई है, ये ईरान ने कह दिया है। और वैश्विक समुद्री व्यापार की इस दौरान लागत बढ़ सकती है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूं, जहां हॉर्मुज में ओमान तट के पास से शिपिंग ट्रैफिक ठप हो गया है। आईआरजीसी की जहाजों को चेतावनी का असर भी जो दिया गया था, उसका यह दावा है कि इस वजह से ट्रैफिक ठप हुआ है। आंकड़ों के अनुसार मुसंदम प्रायद्वीप के पास से 3 जहाज गुजरे। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए रूट तय कर दिया है। तो ये 2 खबरें आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये डील साइन हो जाने के बावजूद, क्योंकि ये डील साइन हो गई है लेकिन लागू नहीं हो पा रही है, इसीलिए मुसंदम प्रायद्वीप के पास से सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप है, शिपिंग ट्रैफिक ठप है, वहां से आवाजाही बंद है। आईआरजीसी अलग तरीके से चेतावनी दे रही है। अभी सिंगापुर के जहाज को जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद दुनिया भर में इस बात को लेकर की चर्चाएं तेज हो गई है कि अगर आईआरजीसी की चेतावनी को नहीं माना जाता है तो फिर ये हमले और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे अहम मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट रहा है दुनिया भर के लिए, क्योंकि इसी स्ट्रेट पर जरा सी टेंशन दुनिया को दहशत में ले आती है। कुछ दिनों पहले की अगर बात की जाए तो दुनिया ने इस टेंशन को महसूस भी किया। हालांकि अब अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते पर दस्तखत होने के बाद हालात सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन अब ईरान ने यह साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही राज चलेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद समंदर का वो हिस्सा जिसे होकर दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। जंग के दौरान ईरान ने इस रास्ते पर शिकंजा कसा। विश्व के कई देशों की एनर्जी सप्लाई लाइन कट गई, व्यवस्थाएं हिल गई, तो कुछ जगहों पर तो अर्थव्यवस्था ही वेंटिलेटर पर पहुंच गई। समझौते में कहा गया कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से शिकंजा हटाएगा। एमओयू के आर्टिकल 5 में कहा गया कि ईरान 60 दिनों तक पूरी कोशिश करेगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज सुरक्षित गुजर सके। इसके लिए समुद्र में बिछाई गई माइंस हटाई जाएगी, सैन्य मुश्किलें खत्म की जाएंगी और शिपिंग ट्रैफिक तुरंत ही खत्म होगा। समझौते में जिक्र किया गया कि ईरान आगे चलकर हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रशासन और मैरीटाइम सर्विसेज पर ओमान और दूसरे खाड़ी देशों के साथ बातचीत करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और तटीय देशों के अधिकार के आधार पर होगा। ईरान के अनुसार समझौते में उसे ही हॉर्मुज पर सबसे बड़ा अधिकार सौंपा गया और आगे की व्यवस्थाएं बनाने के अधिकार दिए गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी साफ कर चुके हैं कि हॉर्मुज की व्यवस्थाएं ईरान के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही होंगी। ईरान ने खुद को हॉर्मुज स्ट्रेट का सुल्तान घोषित किया और शिपिंग ट्रैफिक के लिए नियम तय किए। यहां तक कि उन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के मकसद से कुछ जहाजों पर हमले भी किए गए।
हालांकि इसके विरोध में अमेरिका ने ईरान पर अटैक किए, जिसका IRGC ने माकूल जवाब भी दिया। ईरान के निर्देश के बाद अब ओमान रूट से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। दावा है कि IRGC की चेतावनी के बाद ओमान वाले वैकल्पिक समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है। मैरीटाइम ट्रैफिक के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को मुसंदम प्रायद्वीप के पास ओमान रूट से केवल 3 ही जहाज गुजरे, जबकि दावा किया जा रहा है कि 24 जून को इस रूट की घोषणा के बाद करीब 120 जहाज इस रास्ते से गुजरे थे। लेकिन अब इस रूट पर शिपिंग ट्रैफिक में भारी गिरावट देखी गई है। हालांकि हालात ऐसे हो गए कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब पहले जैसा रास्ता नहीं रहेगा। ये प्राकृतिक रास्ता पहले सभी के लिए खुला था। यहाँ से गुजरने के लिए किसी भी देश के जहाज को कोई फीस नहीं देनी होती थी। लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया है कि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को सर्विस चार्ज देना ही होगा। बताया जा रहा है कि ईरान और ओमान के बीच में जहाजों से समुद्री सेवाएं देने के बदले फीस वसूलने पर सहमति बन गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच आपसी सहमति बन गई है। दावा किया गया है कि ओमान के विदेश मंत्री ने भी हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा और सेवाएं देने के बदले और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जहाजों से फीस लगाने की ईरान की योजना का समर्थन किया है। ईरान और ओमान का ये कदम वैश्विक व्यापार और एनर्जी सप्लाई के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल ईरान और ओमान की ओर से अगर फीस वसूली गई तो इसका सीधा असर बाजार में महंगाई बढ़ने के रूप में देखा जा सकता है। यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर तो जरूर पड़ेगा। दूसरी ओर ईरान के पास हॉर्मुज के रूप में ऐसा हथियार आ गया है जिसके जरिए वो कभी भी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। वो कभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है। यानी कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की निजी प्रॉपर्टी बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि आखिरकार रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है। दरअसल रूस का यूक्रेनी सेना पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। यूक्रेनी सेना की ड्रोन कमांड पोस्ट पर बमबारी की गई है। हमले में कमांड पोस्ट नष्ट करने का दावा किया गया है। रूसी सेना का FAB 500 बमों से हमले का यह दावा सामने आया है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार प्रहार करते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में यूक्रेन ने जिस तरीके से मॉस्को में तहलका मचाया है, उसके साथ साथ अब यूक्रेनी सेना पर भी हमला शुरू हो गया है। ड्रोन कमांड पोस्ट पर बमबारी हुई है। हमले में कमांड पोस्ट नष्ट करने का दावा कर दिया गया है और इसके साथ साथ FAB 500 बमों से हमले का दावा किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये भारी नुकसान हुआ है। जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आई हैं कि कैसे उनके पूरी चेक पोस्ट को तबाह किया गया है। बीते 4 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन की जमीन दहल रही है। रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर बारूदी बारिश की है। यूक्रेन ने भी स्वदेशी तकनीक विकसित की, यूरोपीय देशों से मदद ली और अब यूक्रेन खुद ऐसे हालात में है कि वो रूस को दहला रहा है। हालांकि इससे पुतिन का गुस्सा यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर भड़काने की और भड़कने की पूरी आशंका है और रूस ने इस कदम को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन दुनिया टेंशन में है कि क्या एक बार फिर से यूरोप से ही विश्व युद्ध का आगाज होने जा रहा है। यूक्रेन बीते लंबे समय से रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है।
उसके स्वदेशी ड्रोन और मिसाइलें अब रूस में अंदर तक मार कर रही हैं। ज़ेलेंस्की के निशाने पर रूस की आर्थिक रीढ़ यानी तेल और गैस का कारोबार है। हालात ऐसे हैं कि खुद राष्ट्रपति पुतिन ने ही मान लिया कि यूक्रेन के हमलों से रूस को नुकसान हुआ। यूक्रेन के इस कदम से रूस भड़क गया है। पुतिन के जवानों ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन्स की जबरदस्त बारिश की। बताया जा रहा है कि रूस के हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हुए। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार यूक्रेन पर रूस का रुख नहीं बदला है। उन्होंने जोर दिया कि रूसी सेना के फ्रंट लाइन पर हमले जारी हैं। यूक्रेन में रूसी सेना ने बीते 2 दिन में मिसाइलों और ड्रोन से भीषण हमले किए। निप्रो शहर के बीच में एक रूसी मिसाइल गिरी, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि रूसी ड्रोन ने ज़पोरिज़िया में यात्रियों से भरी एक मिनी बस पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। इसके अलावा सूमी के उत्तर पूर्वी इलाके में रूसी सेना ने ड्रोन अटैक किया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। खार्किव के मेयर के अनुसार रूसी सेना के हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में 6 और इलाकों में भी हमले किए गए। रूस के हमलों की वजह से देश के कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के 8 इलाकों में कई जगह बिजली सप्लाई ठप हो गई। साथ ही गर्मी बढ़ने की वजह से लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि लोगों को ऐसे हमलों से बेहतर सुरक्षा देने की जरूरत है। इस बीच यूक्रेन को यूरोपीय देश मोनाको से रूस के लिए एक बुरी खबर है। मोनाको की एक रिहायशी इमारत में हुए विस्फोट में यूक्रेनी उद्योगपति वादिम समेत 3 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार यह हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर के किया गया हमला था। जांच में सामने आया कि संदिग्ध हमलावर इमारत की लॉबी में विस्फोटक से भरा बैग छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाशी कर रही है। वादिम यूक्रेन के जाने माने उद्योगपति हैं और लंबे समय से मोनाको में रह रहे हैं। वर्ष 2023 में यूक्रेन सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कार्रवाई रूस के क्रीमिया में उनके शराब कारोबार से जुड़े आरोपों के कारण की गई थी। मोनाको सरकार के अनुसार मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्दी इस घटना के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल टेंशन इस बात की है कि कहीं पुतिन का क्रोध यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर फट न पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये स्थिति विश्व युद्ध को न्योता दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।